सभी को नमस्कार। पुनः आप सभी का स्वागत हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की व्याख्यान श्रृंखला के तीसरे चरण में। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के स्रोतों को पढ़ा था और उसके पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में गारसा दा तासी का योगदान, शिव सिंह सेंगर का योगदान और उसके पश्चात अब हम पहुंचे हैं इस परंपरा के अंतर्गत ग्रियर्सन की देन। आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन उस प्राच्यवादी विद्वान का नाम है जिसने हिंदी के विकास में अपना बहुत बड़ा योग दिया। ग्रियर्सन भाषा के ऊपर काम करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारतीय भाषाओं के ऊपर आपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ भाषा सर्वेक्षण शीर्षक से, जैसी पुस्तक को लिखा और यह बात भी यहाँ ध्यातव्य है कि ग्रियर्सन के द्वारा लिखी हुई यह पुस्तक आज भी भाषावेत्ताओं के मध्य में काफ़ी लोकप्रिय है और हिंदी की बोलियों का जिस प्रकार से बंटवारा किया जाता है, विभाजन किया जाता है, उसका आधार द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। ग्रियर्सन का जन्म 1851 ईस्वी में आयरलैंड में हुआ था। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक पुस्तक लिखी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, किंतु इस पुस्तक का बड़ा भारी महत्व रहा है। यह वह पहला इतिहास ग्रंथ था जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। सबसे पहले इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात होता है गारसा दा तासी कृत इस्तवारदाला लित्रोत्तर हिंदुस्तानी से, किंतु उस ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। किंतु ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक अपने इस इतिहास लेखन की परंपरा के ग्रंथ में न केवल काल विभाजन और नामकरण सर्वप्रथम किया, प्रत्युत एक ऐसी भाषा सीमा खींची जिसके माध्यम से अरबी, फारसी, अपभ्रंश आदि के प्राकृत आदि के कवियों को हिंदी के कवियों से बाहर निकालते हुए केवल हिंदी के कवियों को ही इस ग्रंथ में स्थान दिया गया। यह इतिहास ग्रंथ 1888 ईस्वी में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला, जो संस्था है कलकत्ता में, की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम इतिहास लेखन की परंपरा में काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। इस ग्रंथ को आपने 11 भागों में विभाजित करते हुए एक स्पष्ट भाषा सीमा खींची जिससे केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्णकाल की संज्ञा दी थी। ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ में कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग करते हुए हिंदी के कुल 952 कवियों को स्थान दिया था। नलिन विलोचन शर्मा ने ग्रियर्सन को विधेयवादी साहित्य इतिहास का आर्य प्रवर्तक कहा है। साहित्य इतिहास में कवियों को अंक देने की प्रणाली का सूत्रपात भी ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। साथ ही इतिहास लेखन में तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत भी ग्रियर्सन ने ही की थी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं? पहला प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रियर्सन के इतिहास लेखन की परंपरा के ग्रंथ का नाम बताइए। तब आपका उत्तर होना चाहिए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये भी पूछा जा सकता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या है।
तो आपका उत्तर होगा ग्रियर्सन। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यही है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के एक ऐसे ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया था। तो आपका उत्तर होना चाहिए ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था? 1888 ईस्वी में। साथ ही साथ यह भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा इतिहास लेखन की परंपरा का कौन सा ग्रंथ है जो किसी पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था, अथवा यह भी पूछा जा सकता है कि द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला की पत्रिका के विशेषांक के रूप में कौन सा इतिहास लेखन की परंपरा का ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। साथ ही साथ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो आपका उत्तर होना चाहिए किशोरी लाल गुप्त ने किया है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि इसमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसमें कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। कालानुक्रम पद्धति वह पद्धति है जिसमें जन्म काल के अनुसार किसी भी कवि को स्थान दिया जाता है। अपने इस इतिहास ग्रंथ में ग्रियर्सन ने हिंदी के कुल 952 कवियों को स्थान दिया था। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। ग्रियर्सन ने रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वो अलग बात है कि रीति काल को जो हम पढ़ते हैं तो रीति काल को रीति काल नामकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, किंतु यदि रीति शब्द की हम बात करें तो इतिहास लेखन की परंपरा के क्षेत्र में इसका प्रयोग ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम किया है। ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम स्वर्ण काल कहा था भक्ति काल को, तथा तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन ने ही कहा था। अपने इस इतिहास ग्रंथ को ग्रियर्सन ने कई पुस्तकों के आधार पर लिखा है, जिसमें मूल आधार शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को रखा गया है। इस पुस्तक का मूल रूप वियना के कॉन्फ्रेंस ऑफ ओरिएंटल स्टेटस में पढ़ा गया था और काल विभाजन, वृत्ति निरूपण, विधेयवादी विवेचन के कारण यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ग्रियर्सन का यह इतिहास ग्रंथ विशेष ज्यादा महत्व रखता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को कुल 11 भागों में विभाजित किया था। प्रथम भाग को चारण काल नाम दिया, द्वितीय भाग को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा था, तृतीय भाग को जायसी का प्रेम काव्य कहा था, चतुर्थ को ब्रज का कृष्ण काव्य कहा था, पांचवें को मुगल दरबार कहा था, छठे को तुलसीदास कहा था, सात को रीति का नाम दिया था, 8 को तुलसीदास के परवर्ती नाम दिया था, 9वें को 18वीं शताब्दी का साहित्य कहा था, 10वें को कंपनी के शासन में हिंदुस्तान नाम दिया था और 11वें को महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान शीर्षक दिया था। इस प्रकार से इन 11 भागों में अपने इतिहास ग्रंथ को ग्रियर्सन ने विभाजित किया था। यहाँ यह बात कहना भी सार्थक होगा कि ग्रियर्सन का यह जो इतिहास ग्रंथ है, इसमें उपनिवेशवादी मानसिकता का समावेश हुआ है। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान या कंपनी के शासन में हिंदुस्तान शीर्षक से जो इन्होंने काल विभाजन किया है, उसका कोई साहित्यिक आधार या प्रवृत्ति मूलक आधार नहीं है। यह केवल और केवल एक उपनिवेशवादी मानसिकता का ही द्योतक है, जिसके आधार पर इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है और इसकी शुरुआत 700 ईस्वी से मानी है, क्योंकि ग्रियर्सन शिव सिंह सेंगर से प्रभावित हैं, क्योंकि शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को हिंदी का पहला कवि मानते हुए उसे भाषा की जड़ कहा था और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य नामक कवि का समय 713 ईस्वी माना है। इसलिए
चारण काल नाम देते हुए हिंदी साहित्य के प्रथम काल को ग्रियर्सन ने इसका समय 700 ईस्वी से माना है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो इतिहास लेखन की परंपरा में वैज्ञानिकता का समावेश होते हुए भी कुछ अंतर्विरोध इस प्रकार से समाहित हैं कि ग्रियर्सन को स्वीकार करने में सहजता नहीं रहती। अतएव इस इतिहास ग्रंथ के कालानुक्रम पद्धति को स्वीकार करते हुए हमको आगे के अन्य इतिहास ग्रंथों और इतिहासकारों के तरफ देखना होगा और उनके द्वारा लिखे गए जो इतिहास ग्रंथ हैं उनको आधार मान करके चलना होगा। मेरा संकेत यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ है, जो कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का मील का पत्थर है, या उसे हम लाइट हाउस कह सकते हैं। यद्यपि इस ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और उस ग्रंथ अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के बीच में एक बड़ा भारी भरकम ग्रंथ और आता है, मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद। किंतु जो वैज्ञानिकता, जिस प्रकार की विधेयवादी पद्धति, जिस प्रकार से नीरक्षीर विवेक की प्रतिभा का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। अतएव उपर्युक्त विवेचनोपरांत निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ग्रियर्सन ने एक अभाव की पूर्ति तो की थी, किंतु उसकी मानसिकता के कारण वह अभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया और एक प्रश्न चिन्ह अभी भी इतिहास लेखन की परंपरा में यहाँ पर देखने को मिलता है। ग्रियर्सन का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि एक विदेशी अध्येता होते हुए उन्होंने भारतीय भाषाओं का, भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और एतत् विषयक जो कोहरा छाया हुआ था, जो अस्पष्टता थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। किंतु जो सोच की विकृति है उसे वो दूर नहीं कर सका। अतः इस ग्रंथ को इतिहास लेखन की परंपरा में प्रश्रय तो दिया जाता है, किंतु उस रूप में अंगीकार नहीं किया जा सकता जिस रूप में आचार्य शुक्ल के इतिहास को स्थान दिया जा सकता है। इस व्याख्यान में इतना ही। इससे अगली कड़ी में हम मिश्र बंधु विनोद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।